हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनको हम डिटेल में समझेंगे और प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और पूर्व में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या, मतलब अणुसांख्यिकी गुणधर्म अथवा कण सांख्यिकी गुणधर्म, और इंग्लिश में कहते हैं इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम देखते हैं किसी विलयन के वे गुणधर्म जिनके मान विलयन में उपस्थित विलय के कणों की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करते हो, ना कि विलय की प्रकृति पर, अणुसांख्यिकी गुण कहलाते। मतलब है, कोई विलयन है कि यदि हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उसमें जो विलेय पदार्थ है, सोल्यूट सब्सटेंस है, उसके कितने पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के नंबर पर यदि डिपेंड करते हो गुण, तो किसके विलयन के गुण, तो उसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म। और विलेय पदार्थ की जो नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करते हो। क्लियर। अब ये चार प्रकार के होते हैं अणुसांख्यिकी गुणधर्म। पहला है हमारे पास, वो है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसे हम डिटेल में समझेंगे। आपेक्षिक अवनमन। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन। क्लियर। ये तो हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हिमांक में अवनमन। अवनमन। क्लियर। इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। और फोर्थ है हमारे पास परासरण दाब। दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। अब वन बाय वन एक एक समझते जाएंगे हम डिटेल में। पहली पढ़ेंगे हम, वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए, यदि आपने मेरा इससे पूर्व वाला वीडियो देखा हो तो मैंने एक पढ़ाया था वाष्प दाब में अवनमन। तो किसी सॉल्वेंट में किसी सॉलिड पदार्थ को मिलाते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, मतलब पी नोड माइनस पी एस। इसे तो कहते हैं हम वाष्प दाब में अवनमन। और यदि हम इसे सॉल्वेंट के प्योर जो वेपर प्रेशर उससे डिवाइडेड कर दे, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड, तब इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्लियर। मतलब एक टर्म होती है पी नोट माइनस पी एस, उसको बोला जाता है वाष्प दाब में अवनमन, जबकि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट को बोला जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। अब हमने राउल्ट्स के नियम को पढ़ा है, तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार राउल्ट्स के लॉ के अनुसार क्या होता है,
अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय पदार्थ के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, बराबर, ना कि समानुपाती। क्लियर? इट मींस पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स ए। क्लियर? अब एक्स ए क्या होता है? होता है विलेय पदार्थ के मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। इट मींस विलेय पदार्थ के मोल को माना एन ए अपॉन विलेय पदार्थ के मोल प्लस विलायक के मोल, कुल मोल हो गए। क्लियर? अब हम जानते हैं कि यदि सॉल्वेंट क्या है, वेरीफाई इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। क्लियर? यदि ये कंडीशन है, उस कंडीशन में उस सॉल्वेंट में सॉलिड पदार्थ के बहुत कम, ना के बराबर क्या है, मोल। इट मींस एन प्लस कैपिटल एन ए, सॉरी इसको एन बी बोलेंगे, कैपिटल एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लगभग कैपिटल एन बी। उसमें हम एन ए के मोल मतलब सॉलिड के मोल को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तब ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू स्मॉल एन ए अपॉन कैपिटल एन बी। क्लियर? और हम जानते हैं मोल कैसे निकालते हो, मोल इज इक्वल टू होता है ग्राम भार बटा अणु भार। क्लियर? W अपॉन एम कोटेड। तो यहां पर अप्लाई कर देते हैं, तो P नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू, पहले सॉल्यूट का लिखते हैं तो W A अपॉन एम ए इंटू सॉल्वेंट का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब ये बटा में है, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इट मीन्स एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। क्लियर? इससे आप जो सॉलिड पदार्थ है उसका क्या निकाल सकते हो, इसकी सहायता से। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर? इस इक्वेशन की सहायता से जो अननोन सॉलिड पदार्थ आपने मिलाया है सॉल्वेंट में उसका आप मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस। क्लियर? अब ये था हमारा पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब सेकंड है हमारे पास, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे आगे भी, और इससे पूर्व वाले वीडियो में भी मैंने किए हैं। सेकंड है हमारे पास वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? इसे समझिएगा क्या होता है, इसको हम लिखते हैं डेल्टा टीवी से। देखो, माना कोई सॉल्वेंट है, उसका टेम्परेचर है 90 डिग्री, जब उसमें सॉलिड पदार्थ बनाकर हमने बना दिया मिक्सचर, सॉरी सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता। इससे उसके प्योर सॉल्वेंट की तुलना में उससे बने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को समझिएगा। क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब क्या है, कोई लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो, उसकी वेपर बन रही है,
और वो वेपर का वापस उसकी सतह पर, लिक्विड की सतह पर लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस कंडीशन, उस समय का जो ताप है, जिस टेम्परेचर पे ये घटना घटित हुई, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में वाटर का जो क्वथनांक होता है H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? इसका मतलब ये है कि एट 760 mm Hg, मतलब एक एटमॉस्फेयर कितना था, 760 mm Hg होता है ना, 764 भी होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। समझिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में किसी वाष्पशील विलय, विलय क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल, को घोला जाता है तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में बढ़ जाता है। इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जैसे कि शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का क्वथनांक माना हमने टी नोट बॉइलिंग। क्लियर? अब इसमें मैंने मिला दिया कुछ सोल्यूट, सोल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल विलय पदार्थ, तो इससे मिल गया, हम बन गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, विलियन में। तो विलियन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया टीबी, और बढ़ गया, तो जो टीबी माइनस टी नोट बी, जो कितनी वृद्धि हुई, इसको कहते हैं हम डेल्टा, डेल्टा टीबी या क्वथनांक में उन्नयन। इसी को कि शुद्ध विलायक में विलय पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है क्वथनांक बिंदु में, वो उसका कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। अब है ये कारण क्या है कि उन्नयन क्यों हुआ, क्योंकि क्वथनांक में जब शुद्ध विलायक में हम विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन, जब वाष्प दाब कम होगा तो उसे वायुमंडलीय दाब के इक्वल लाने के लिए वापस से टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस वापस टेम्परेचर बढ़ेगा इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए, तो क्वथनांक अपना आप बढ़ेगा। क्लियर? इसको हम समझते हैं इस ग्राफ से। देखिए ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हम ग्राफ खींच रहे हैं। हमने ले लिया एक वायुमंडलीय वेपर प्रेशर कितना है, माना कि ये है 760 mmHg। क्लियर? ये है एक वायुमंडलीय दाब। अब प्योर सॉल्वेंट था, वो यहाँ पर आया, बॉयल हो रहा था इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पे। क्लियर? तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है यहाँ तक, जब इसको 760 mmHg तक, यानी इसका वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के इक्वल होने तक का जो टेम्परेचर है, ये इसका है प्योर सॉल्वेंट का टीबी टी नोट बी। ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्वेंट। अब हम आते हैं किस पर, उसमें सॉलिड पदार्थ मिला दिया, इस बार ये इसके इक्वल लाने के लिए देखो, जैसे ही मिलाया कहाँ आ गया था, ये यहाँ पर आ गया था सॉल्यूशन, लेकिन इसे यहाँ तक करने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। कितना टेम्परेचर की इंक्रीजिंग हुई, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ा टी बी। क्लियर? तो ये जो कितना टेम्परेचर में वृद्धि हुई है, इसको कहते हैं हम डेल्टा टी बी, क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर? ये किसके लिए है, ये ग्राफ सॉल्यूशन के लिए। अब हमें ये तो पता है कि डेल्टा सॉरी टी नोट बी तो क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? और टीबी किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब ये तो था इसको समझने का तरीका। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पर।
तो देखिए क्वेथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी कितना था हमारे पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू था टीबी नोड माइनस टीबी, नहीं, टीबी माइनस टी नोड बी, क्लियर, ये था। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें यहाँ एक टर्म लेनी पड़ेगी, हमें वो लेते हैं हम यहाँ पर कौन सी यूज करते, मोलैलिटी, मोललता। देखिए मोललता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, इसलिए मोललता यूज करते। तो हमें याद करना है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो दर्शाते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो क्वेथनांक में उन्नयन है, मतलब डेल्टा टीबी, वो किसके समानुपाती होता है, उस विलयन की मोललता के, क्लियर, उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, क्लियर। यहाँ एम क्या है, विलयन की मोललता। अब डेल्टा टीबी, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो आ गया यहाँ पर केबी डॉट एम, केबी कांस्टेंट आया है। अब केबी क्या होता है इसे समझिए, केबी होता है, केबी को बोलते हैं हम मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्लियर। यहाँ फिर इसको कहते हैं क्वेथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, क्लियर। और पानी के लिए इसका मान होता है, केवी का मान वाटर के लिए क्या होता है, ये याद रखना आपको एग्जाम के लिए, 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स, इसके लिए होता है ये मान फॉर वाटर। अगर सॉल्वेंट के रूप में हमने वाटर यूज किया हो, तब जो मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान आता 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। देखो इसकी यूनिट निकालना हो तो आप यूनिट यहां से निकाल सकते हो केबी की, तो केबी इज इक्वल टू होता है डेल्टा टीबी अपॉन एम, ये तो केल्विन और ये होता है मोल पर किलोग्राम, ठीक है। अब भी हो जाएगा, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल, क्लियर। आगे यूनिट समझ में ऐसे निकलती है इसकी यूनिट। अब ये ऐसा तो आपका समझ में आएगा नहीं, ये आएगा आपके एक न्यूमेरिकल से, एक न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज को 100 ग्राम 100 ग्राम पानी में घोला गया तो बनने वाले विलयन की, बनने वाले विलयन का क्वेथनांक, क्वेथनांक क्या होगा, ये न्यूमेरिकल है। अब गिवन है केबी, अगर गिवन नहीं हो तो भी आपको वाटर के लिए याद रखना है 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स, क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे हम हल, तो देखिए डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी डॉट एम, क्लियर। केबी गिवन है और हमें डब्ल्यू ए का मान दिया हुआ है कितना, 18 ग्राम। डब्ल्यू बी का मान दिया हुआ है हमारे पास, वो है डब्ल्यू बी का मान दिया हुआ है 100 ग्राम, ए का मान दिया हुआ है हमारे पास, वो है कितना है 180 ग्राम, क्लियर। अब देखिए मोलर, ये फॉर्मूला है क्वेथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डॉट एम। अब मोलरिटी को हम जानते क्या होती थी, एन ए अपॉन डब्ल्यू
बी इंटू 1000। यदि हमने इसको ग्राम में लिया हो, एन क्या होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हम लिखते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए क्या होता है, के बी का मान गिवन है हमें 0.52 इंटू डब्ल्यू ए गिवन है हमें वो है 18 ग्राम अपॉन एम ए गिवन है हमें 180। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना था 180 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी कितना है हमारे पास 100। क्लियर? ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 18 से 18 एक बार कट गया, तो हमें डेल्टा टीबी का मान प्राप्त हुआ है वो है 0.52। इसे आप डिग्री सेंटीग्रेड लिखिए अथवा केल्विन लिखिए, क्योंकि तापमान में परिवर्तन सेम होता है डिग्री में या केल्विन में। तापमान अलग अलग हो सकता है लेकिन तापमान में परिवर्तन एक ही होता है। क्लियर? तो जो क्वेतनांक है हम जानते हैं विलियन मिला, तो कितना क्वेतनांक में उन्नयन होगा, तो जो सोलवेंट था वाटर वो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कितना और बढ़ गया 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो विलियन का क्वेतनांक होगा वो कितना होगा 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होगा आपके आंसर। क्लियर? और अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो केल्विन कितना होगा 100 कितना होता है हमारे पास 373 केल्विन हो जाता है प्लस 0.52, तो मान प्राप्त होगा 373.52 केल्विन, क्योंकि तापमान में परिवर्तन सेम होता है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आ गया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सिंपल है, आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन, 36 ग्राम 36 ग्राम ग्लूकोज को 2 किलोग्राम जल में घोलकर विलियन बनाया गया। इस विलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो देखिए आप गिवन क्या है, इसे सोल्व करेंगे हम। गिवन क्या, ग्लूकोज वाटर में घोला है, ग्लूकोज किस में डिजोल्व किया है वाटर में, तो वाटर तो यहाँ पर है सॉल्वेंट। क्लियर? वो ग्लूकोज है हमारे पास सॉल्यूट पदार्थ। क्लियर? तो ग्लूकोज सॉल्यूट है तो इसका मान क्या होगा डब्ल्यू है, गिवन है हमारे पास 36 ग्राम। क्लियर? और इसका मोलिकुलर वेट एम ए गिवन है 180 ग्राम पर मोल। क्लियर? वाटर में घोला है तो डब्ल्यू बी गिवन है हमारे पास, उसका मान कितना है 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। विलयन का क्वथनांक इसने पूछा है। हम जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है के बी डॉट स्मॉल एम मोललता। अब मान को पुट कीजिए, पहले खोला था मोललता क्या होती है के बी डॉट मोललता क्या होती है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000। क्लियर? मान को पुट करते हैं, के बी वाटर के लिए कितना होता है, के बी का मान 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल वाटर के लिए होता है।
तो 0.52 ये मान पुट कर दिया। W एक गिवन है 36 अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन 2000 इंटू 1000। 0 से 0 कट गया, 18 बार ये कट गया और 18 से 18 ये कट गया, बचा 1/10। तो ये हो गया 1/10 का भाग दिया तो 0.0552 क्या हो गया डेल्टा टीबी का मान। ये डिग्री सेंटीग्रेड अथवा केल्विन में यही होगा। क्लियर। अब विलियन का इसने पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, तो विलायक का कितना था वाटर का 100, इतना और बढ़ गया। तो जो विलियन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्वथनांक होगा, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 प्लस 0.52 इज इक्वल टू 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होगा आंसर। ये आपके आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। ये हो गया आपके क्वथनांक में उन्नयन। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक में अवनमन को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो हिमांक बिंदु ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को समझिए। देखिए क्या होता है कि वह ताप जिस पर किसी लिक्विड का वाष्प दाब उस द्रव के संगत ठोस यानी सॉलिड अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। क्या कहलाता है हिमांक बिंदु कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कोई लिक्विड है वो कन्वर्ट होने की कोशिश करा सॉलिड में, तो लिक्विड का वाष्प दाब जैसे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ उस सॉलिड के वाष्प दाब के इक्वल हो जाता है, तो वो बिंदु कहलाता है हिमांक बिंदु। क्लियर। एग्जाम्पल, जल के लिए H2O के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है बर्फ का वेपर प्रेशर। क्लियर। अब हम जानते हैं हिमांक में अवनमन को, अब समझते हैं। तो किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलीय पदार्थ को घोला जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में कम हो जाता है। मतलब हमारे पास जो शुद्ध विलायक है कौन सा, वाष्पशील विलायक। तो जो वाष्पशील हमारे पास शुद्ध वाष्पशील विलायक है, शुद्ध वाष्पशील विलायक, इसका जो हिमांक है फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ हिमांक बिंदु है वो माना टी एफ, और जो शुद्ध उसके बाद इसमें मिलाया विलेय पदार्थ तो हमें प्राप्त हुआ विलयन। तो जो विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हो जाता है टी एफ। तो ये टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट इससे शुद्ध से कम हो गया, तो मतलब टी नोड एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू होता डेल्टा टी एफ। इसी को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। जो कमी हुई है
सोल्यूट पदार्थ मिलाने के बाद शुद्ध जो सॉल्वेंट था उसके जो हिमांक में कमी हुई है उसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्लियर? कारण सॉल्यूशन के वाष्प दाब में कमी आने के कारण वाष्प दाब उसकी इक्वल होना चाहिए, अब कमी आएगी तो हिमांक भी वापस क्या होएगा, कम होएगा। इसे इस ग्राफ से हम समझ लेते हैं। क्लियर? देखिए ये ग्राफ, इधर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। शुरुआत में ये था प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? प्योर सॉल्वेंट आया, वो कन्वर्ट किस में हो गया, ये इसके संगत सॉलिड में, इस बिंदु से यहाँ पर आया और यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। इस बिंदु पर ये तो है लिक्विड और ये हो गया सॉलिड। क्या है ये? प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? तो जिस टेम्परेचर पे ये घटना घटित हुई वो टेम्परेचर कहलाता है हिमांक, TF। क्लियर? किसका? प्योर सॉल्वेंट का। और इस कंडीशन, ठीक है, अब इसमें प्योर सॉलिड के बाद हम इसमें मिलाया सॉलिड पदार्थ, तो सॉलिड पदार्थ मिलाया तो जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन आया वापस लिक्विड से, उसे फ्रीज करने के लिए लेकर आए तो इस बिंदु पर आकर वो होने लगा फ्रीज। क्लियर? तो सॉरी, वो इस बिंदु पर आकर फ्रीज होने लगा। इसका मतलब है यह है 5। इसको समझते हैं हम ग्राफ से। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आया प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट आया और इस बिंदु पर यह हो गया फ्रीज। क्लियर? इस बिंदु पर जो टेम्परेचर है वो कहलाता है हमें TF नॉट, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? शुद्ध विलायक यहाँ लिक्विड है, ये अवस्था लिक्विड है और ये अवस्था क्या आ गई, सॉलिड। लिक्विड का जो सॉलिड में बदला उस कंडीशन में दोनों का वेपर प्रेशर देखो, इस पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है, तो ये कहलाता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें सॉल्यूट पदार्थ मिलाया और बन गया विलियन, तो विलियन आया इस प्रकार से, लिक्विड अवस्था से आया और इस कंडीशन पर आकर ये वापस किसमें बदल गया, सॉलिड में। तो ये बिंदु जिस पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम है वो कहलाता है हिमांक बिंदु। तो ये है सॉल्यूशन का TF। तो क्या हो गया, ये कम हो गया किससे, शुद्ध सॉल्वेंट से। तो T नोड F माइनस TF इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा TF। इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। अब इसे कैलकुलेट कैसे करें, तो प्रयोग दर्शाते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू उस विलयन की मोलैलिटी। जो TB था वो हो गया TF। तो जब भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। इस बार आया KF.M। क्लियर? KF होता है यहाँ पर, वो होता है, क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्लियर? होता मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? अब इसका मान होता है वाटर के लिए 4H2, 4H2O KF का मान होता है 1.86
केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। क्लियर। केबी का मान होता है वाटर के लिए 0.52, ये केब हो गया। ये ऐसा समझ में नहीं आएगा, आप इसे समझिए इससे क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम पानी में घोलकर बनाए गए विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, के एफ का मान गिवन है वो है 1.86। अगर गिवन नहीं होगा तो भी आपको अंडरस्टूड है कि यही मान रखना, किलो केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। क्लियर। तो इसे हम सोल्व करते हैं, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब यहाँ पर हमें गिवन है, क्या गिवन है, वो गिवन है कि जो डब्ल्यू ए है वो है हमारे पास 18 ग्राम। क्लियर। एम ए ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट होता है 180 ग्राम पर मोल। क्लियर। डब्ल्यू बी गिवन है हमारे पास, वो है 100 ग्राम। क्लियर। डेल्टा टी एफ निकालते हैं, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी, के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000। क्लियर। 1.86 इंटू 18 अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 1000। क्लियर। 3 0 18 से 18 ये कट गया, तो हमें मान मिला है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। ये तो मिला है हमें डेल्टा टी एफ का मान। और डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है टी एफ नोट माइनस टी एफ। और हम जानते हैं कि विलेन का पूछा है, तो वाटर के लिए टी एफ नोट का मान होता है, चूंकि वाटर के लिए टी नोट एफ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान हम निकाल रहे हैं टी एफ, तो टी एफ इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी एफ नोट है 0 डिग्री 0 माइनस ये आ गया है हमारे पास 1.86, तो मान आ गया माइनस 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। विलेन का इतना मान, इतना हिमांक में अवनमन हो जाएगा, हिमांक बिंदु माइनस में चला जाएगा, जैसे उसमें कोई थोड़ी सी अमाउंट में सॉलिड पदार्थ मिलाएंगे। क्लियर। अब भाई हम एक और वन हाफ सूत्र जानते हैं, के बी इज इक्वल टू क्या होता था, आर पी बी स्क्वायर कैपिटल एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच। क्लियर। अब यहाँ पर आर तो है गैस कांस्टेंट, आर के बाद डेल्टा टीवी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पर देखो टीवी क्या है, विलायक का क्वथनांक। क्लियर। सॉरी क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। यहाँ पर टीबी क्या है, विलायक का क्वथनांक। कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार। और डेल्टा एच क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वाष्प बना रहे हैं ना, तो वाष्पन की एंथैल्पी, वाष्पन की एंथैल्पी।
एंथैल्पी। क्लियर? तो के बी जानते ही हो। इट मीन्स के बी का मान क्या है, देखो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए आर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। क्लियर? बस चेंज आर कांस्टेंट है, टी बी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम अपॉन डेल्टा एच। मतलब जितना ज्यादा अणुभार रहेगा उतना ही उसका मोलल वो एलिवेशन कांस्टेंट मोलर मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा, जितना उसकी एंथैल्पी होगी उतना ही उसका कम होगा। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस एम बढ़ेगा, एम इंक्रीजेज, तब क्या होगा, के बी भी इंक्रीजेज। लेकिन डेल्टा एच इंक्रीजेज होगा तब के बी क्या हो जाएगा, अपना आप डिक्रीजेज। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं केप के लिए। तो जो के बी को लिए फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लग जाएगा इस बार के एफ के लिए। तो के एफ हो जाएगा आर टी एफ स्क्वायर कैपिटल एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच। इस बार हो जाएगी ये एफ फ्रीजिंग की। वही के एफ भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम अपॉन डेल्टा एच एफ। क्लियर? तो यही कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाएगी। एक क्वेश्चन है इसी के आधार पर, वो है कि निम्नलिखित में से किस विलायक का के बी न्यूनतम है। ऑप्शन है ए H2O, ऑप्शन बी है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ऑप्शन डी है CH CO CH3 एसीटोन। क्लियर? अब देखो हमने अभी पढ़ा था इसे सोल्व करने से पहले कि जो के बी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम अपॉन डेल्टा एच बी। ठीक है? अब देखिए सबसे ज्यादा जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा उसका ही के बी भी कम होगा। इन सब में चारों ऑप्शन में सबसे कम मोलिकुलर वेट है वाटर का 18, तो इस सबसे कम के बी होगा 18, ऑप्शन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए परासरण दाब, परासरण दाब क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे परासरण को कि परासरण की क्रिया क्या होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस परासरण, तो विलायक के कणों का किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण। निम्न से उच्च की तरफ गमन, उच्च से निम्न की तरफ हमेशा क्या होता है, विसरण। लेकिन यदि हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से लोअर कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता हायर कंसंट्रेशन की ओर जो गमन होता है उसे ही हम कहते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल है, यदि हम किशमिश को पानी में डाल दें, इसमें किशमिश को पानी में डाल दें तो किशमिश के अंदर सोल्ट होते हैं, किशमिश के अंदर क्या होते हैं, सोल्ट होते हैं, इनर साइड में क्या होता है, सोल्ट। अब जब आपने इसको, ये वाटर है, इस वाटर में हमने इस किशमिश को हमने अंदर डीप कर दिया, तो कंसंट्रेशन बाहर कम है अंदर ज्यादा है, तो सोलवेंट वाटर का मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर गमन, जो किशमिश की आउटर लेयर है वो काम करती है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, तो अंदर गमन होने के कारण ये किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है? तो इसे कहते हैं हम परासरण। क्लियर? विसरण को जानते ही हो, विसरण क्या होता है, विसरण डिफ्यूजन, क्या,
क्या होता है डिफ्यूजन? पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह या स्वतः गमन क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसे अगरबत्ती का कमरे में धुआं फैलना या किसी ऑर्डर का फैलना या परफ्यूम का पूरे रूम में फैल जाना। ठीक है। एसपीएम की खास बात है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की खास बात होती है वो ये होती है कि इसमें से केवल विलायक के कण ही गुजर सकते हैं। विलायक के कण ही विलायक के कण ही गुजर सकते हैं, विलय पदार्थ के कण नहीं गुजरते हैं। क्लियर? तो परासरण दाब कब आ जाते हैं हम? परासरण दाब हमने पढ़ लिया। परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, सेमी परमेबल झिल्ली क्या होती है। अब आते हैं हम परासरण दाब पर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए जब परासरण की क्रिया हो रही थी तो विलायक के पार्टिकल किस साइड जा रहे थे? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। विलायक के कणों का गमन हो रहा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। हमें उच्च सांद्रता की तरफ बाह्य प्रेशर लगा दूं, इतना प्रेशर अप्लाई किया जाए कि उस प्रेशर के जो विलायक के कण है उनका गमन रुक जाए, तो दाब कहलाता है परासरण दाब। मतलब क्या है इसको समझने के लिए मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। देखिए, माना कि एक सेमी परमेबल झील है, ठीक है, ये झिल्ली है। अब यहां पर इधर भरा हुआ है लोअर कंसंट्रेशन का कोई विलयन, लोअर लोअर सांद्रता, लोअर कंसंट्रेशन, और इधर है हमारे पास हायर कंसंट्रेशन, इसकी तुलना में हायर कंसंट्रेशन। तो जो विलायक के कण इधर से इधर आएंगे और मैं यहां पर एक बाह्य बल अप्लाई कर दूं, बाह्य दाब। कहां पर? यहां बाह्य दाब लगा दिया मैंने, इतना लगाया कि इनका गमन, इन विलायक के कणों का गमन रुक जाए। तो इस दाब को ही हम कहते हैं परासरण दाब। क्लियर? इसको लिखते हैं हम पाई से। क्लियर? अब आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी होती है, आदर्श गैसों के लिए लागू होती है। इसी प्रकार आदर्श विलयन के लिए परासरण दाब समीकरण भी लागू हो जाती है। पी किस्म जो पी गैस का दाब है वो किस में बदल जाता है? परासरण दाब में। इसके लिए आदर्श विलयन के लिए, आदर्श सॉल्यूशन के लिए जो पी होता है वो हो जाता है पाई। क्लियर? इसलिए पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी और पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी डॉट आर टी और पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी क्या हो जाती है? मोलरिटी हो जाती है ना। तो ये इसको लिखते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन, सी आर टी। यह समीकरण आ गई जिसकी सहायता से आप प्रसारण दाब ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर जानते ही हो कि क्या ताप केल्विन में है, बाकी सब तो जानते ही हो। ये है कि प्रोटीन और पॉलीमर, एक नोट है ये है कि प्रोटीन एंड पॉलीमर मतलब मैक्रोमोलिक्यूल, सीधी सी बात है मैक्रोमोलिक्यूल। जो बहुलक होते हैं, बहुलक अणु, उनको मोलर मास को ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होती है अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी कौन सी बेस्ट है जिनकी सहायता से इनका मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हैं, वो है परासरण दाब विधि। क्या है? परासरण दाब सबसे बेस्ट मेथड है जिसकी सहायता से आप मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी बहुलक का मोलर मास ज्ञात कर सकते हो। एक होता है एडिमा, एक और टर्म आती है कभी कभी एग्जाम आती है, एडिमा। एडिमा इसको कहते हैं शॉक हिंदी में। देखो जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, किसी की आदत होती है ज्यादा सोल्ट खाने की, तो जो ज्यादा सोल्ट इनटेक करते हैं, ज्यादा नमक खाते हैं,
उनमें क्या है कि सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सोल्ट की। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण बाहर से अंदर उसमें वाटर एंटर करने लग जाता है प्रसरण के कारण। इस कारण से सेल्स फूल जाती है, तो शरीर में क्या आ जाती है, उस पानी की मात्रा बढ़ने के कारण शरीर में सूजन आ जाती है। इस सूजन को कहते हैं हम एडिमा। तो क्लियर। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो है कि बहुलक किसी बहुलक के 1 ग्राम को जल में घोलकर घोलकर 450 ml विलियन बनाया गया। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इस विलयन का प्रसारण दाब होगा। क्लियर। जो बहुलक है उसका आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है, वो गिवन है 1,85,000। क्लियर। हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू, इक्वेशन आया हुआ तो पाई इक्वल टू होता है CRT। क्लियर होता है। अब हमें पता है सी क्या होता है, 10/V.RT। एन क्या होता है, मोल, ग्राम भार बटा अणुभार। तो W/M इंटू V इंटू R इंटू T खोलकर लिख दिया हमने। देखिए आगे, पाई ज्ञात कर रहे हो प्रसरण दाब, तो हमें गिवन है 1 ग्राम। W जल में 450 ml यूनिट बन गया। इसी बहुलक के 1 ग्राम, बहुलक का ग्राम कितना, 1, W यानी 1 ग्राम, और M कितना है उसका, 1,85,000। तो मान पुट कर देते हैं, 1/185,000। आयतन कितना है, 450 ml इंटू R। देखो R गैस स्थिरांक, अगर हम इसे रखेंगे किसकी फॉर्म में, लीटर इंटू एटमोस्फेरिक, तो आ जाएगा ये 0.082 इंटू टी केल्विन। तापमान को केल्विन में रखना है, गिवन है डिग्री में, तो बदल लेते हैं 273 प्लस 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 273 इंटू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे पास हो जाएगा ये 310। 310। क्लियर। इसको सोल्व करने पर जो हमें मिलता है, वो मिलता है, देखो इसको हम बदल लेंगे पास्कल में। तो एक एटमॉस्फेरिक, ये एटम में दिया हुआ, एटमॉस्फेरिक को पास्कल में बदलते हैं, तो एक एटम कितना होता है, 10, 13, 25 होता है पास्कल। क्लियर। इसको 10, 13, 25 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 30.96 पास्कल। इसका प्रसारण दाब क्या होगा, 30.96 पास्कल। क्लियर। इसका है आंसर। सोल्व। अब विपरीत या प्रतिलोम प्रसारण क्या होता है, एक टर्म और है, विपरीत ऑब्लिक प्रतिलोम प्रसारण। रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए ये क्या होता, जब हमने बाह्य बल लगा रहे थे, प्रसारण को रोक दिया, और ज्यादा बल लगाया तो उल्टा होने लग गया। लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जा रहा था, लेकिन विलायक के कण हायर से लोअर की तरफ जाने लग जाए बाह्य प्रेशर कारण, तो उसको कहते हैं हम विपरीत प्रसारण। मतलब क्या होता है कि ये देखिए, एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये बना दिया।
ये लगा दी मैंने सेमी परमेबल झील। यहाँ पर है सी वाटर, समुद्री जल, और यहाँ पर है हमारे पास शुद्ध जल। अगर ऐसा हुआ, अगर इसमें कुछ अप्लाई नहीं किया तो शुद्ध जल आएगा इस साइड, इधर समुद्री वाटर की तरफ। लेकिन मैंने यहां से लगा दिया बाह्य बल, बाह्य दाब। जो बाह्य दाब है, एक्सटर्नल प्रेशर, उसका मान किससे ज्यादा हो गया? परासरण दाब से ज्यादा। उसके इक्वल हो जाता तो परासरण रुक जाता, उससे ज्यादा मान लगा दिया मैंने बाह्य दाब। यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के कारण क्या हुआ कि ये उल्टा हो गया, ये समुद्र वाटर से जल के अणु उल्टे शुद्ध जल की तरफ आने लगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आने लगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? प्योर जल। आरओ इसी के ऊपर काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। कंडीशन क्या है कि बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा अप्लाई कर दीजिए, अरे बीच में क्या लगा दो? SPM। क्लियर? एक और होता है संपरासरी और अतिपरासरी। इनको तो आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक है जो ब्लड सेल होती है, उसकी कंसंट्रेशन होती है, ब्लड सेल, ब्लड सेल की जो उसका सॉल्यूशन है, ब्लड सेल का सॉल्यूशन है की कंसंट्रेशन होती है, वो होती है हमारे पास 0.9% W/V। मतलब 0.9% होती है 100 ml में 0.9 ग्राम। क्लियर? इसका मतलब ये है कि जो RBC है, नमक, NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन में आपने रेड ब्लड सेल डाल दी, इसमें NaCl सॉल्यूशन। क्लियर? अगर उसका मान 0.9 ही है बार की कंसंट्रेशन का, तब तो सेल एजिटिज रहेगी। लेकिन अगर मान ज्यादा हो गया तो सेल सिकुड़ जाएगी, और मान कम हो गया तो सेल फूल जाएगी। ठीक है? ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो NaCl की कंसंट्रेशन है, NaCl सॉल्यूशन, उसकी ज्यादा है 0.9% से, और यहाँ पर है NaCl की कंसंट्रेशन कम है 0.9% से, क्योंकि ब्लड सेल की तो होती है 0.9%, और यहाँ पर NaCl की कंसंट्रेशन हमने ली है 0.9%। क्लियर? ये है। तो अगर आपको आइडियल कंडीशन रखनी है तो आपको सोल्ट की या नमक इतना ही लेना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हो गया आपके परासरण दाब भी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक आप इसको शेयर कीजिए, ताकि फ्री में सभी को इसका फायदा हो सके, और वह RPSC फर्स्ट ग्रेड अथवा सेकंड ग्रेड को इजीली क्रैक कर सके। धन्यवाद।